हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट का मानक बड़ा ये है कि विकास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पंचायती राज व्यवस्था में अधिकार आपने दिया ही नहीं अभी तक। 14 और 15 फाइनेंस से बाहर गांव को राजस्व ग्रहण करने का रहा। गांव पंचायती व्यवस्था एक थर्ड लेयर व्यवस्था है जहां पर उसको खुद से खुद का राजस्व तैयार करना है। 1.5 साल से अभी तक जब तक उसका टेंडर ना हुआ है तब तक अभी ये कौन इस राजस्व को ले जा रहा है, इसके लिए कौन दोषी है? क्या गांव से बालू का उठाव नहीं हो रहा है, पत्थर का कटाव नहीं हो रहा है, कोयला उठ के नहीं जा रहा है? ये रिसोर्स जा कहां रहा है? इसका हक किसको मिल रहा है? क्या पंचायतों को इसका हक मिल रहा है आपके राज्य में? नमस्कार। झारखंड आज 20 साल से अधिक का हो गया। झारखंड जिस उद्देश्य के साथ गठन किया गया था, कितना उन उद्देश्य को पूरा कर पाई सरकारें यहाँ की, लोगों को कितना फायदा हुआ, तंत्र जब लोगों के और करीब आया तो क्या वाकई में उनको दूरियां कम लगी या ना लगी? झारखंड गठन या निर्माण के समय जो आजसू की भूमिका थी, अब आजसू झारखंड बनने के बाद क्या कुछ भूमिका अदा कर पाया है, उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सुदेश महतो हैं, आजसू के सुप्रीमो हैं। झारखंड निर्माण को लेकर आजसू की जो एक यूं कर ले धारणा, जो आंदोलन, जो सब कुछ था, वो तो सभी को याद है, लेकिन आप लोगों ने अपने तरफ से कंट्रीब्यूट क्या किया झारखंड बनने के बाद? देखो, पहले झारखंड फाउंडेशन से जुड़ा हुआ आपका विषय है तो सबसे पहले कल स्थापना दिवस है इस प्रदेश का, और 15 नवंबर हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जयंती भी है। ये निश्चित रूप से बिरसा जयंती के अवसर पर ही अलग राज्य के निर्णय को पॉलिटिकली रखा गया था, ताकि एक महत्वपूर्ण दिन में एक महत्वपूर्ण निर्णय आए। तो कल एक महत्वपूर्ण दिन है और इस महत्वपूर्ण दिन में आप इस राज्य के गठन के उद्देश्य के आसपास अपना विचार देने का एक हक दिया है। तो सर्वप्रथम आजसू एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, एक छात्र संगठन के रूप में ये सर्वव्यापी है कि इस राज्य के गठन में झारखंड के नौजवानों का ये संगठन झारखंड में एक आंदोलन को खड़ा करने और निर्णायक आंदोलन तैयार करके परिणाम देने तक का एक लंबा बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। इतिहास के आगे इन कल्पनाओं को स्थापित करने के लिए जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये भूमिका थोड़ी बदल जाती है, क्योंकि किसी आंदोलन के लिए आप कलेक्टिव रूप से आगे आ सकते हैं, लड़ते हैं, और लड़ने के बाद एक बड़ा उम्मीद आपका इंतजार करता है। उस परिस्थिति में दलीय रूप से आपके इस राज्य के राजनीति में भागीदारी बड़ा मायने रखता है। प्रारंभिक काल से ही हमारे प्रतिनिधि के रूप में हम लोग इस प्रदेश में एक प्रतिनिधि के रूप में स्थापित हैं, और हमारी कोशिश रही है कि पूरे राज्य के स्ट्रक्चर पर और पूरे विस्तार, पार्टी के विस्तार या संगठन के विस्तारवादी व्यवस्था में हम लोग निश्चित रूप से पूरे राज्य में दलीय रूप से चीज़ों को या राजनीतिक पहल को स्थापित नहीं कर पाए, लेकिन एक राजनीतिक सहयोगी दल के रूप में भी और राजनीतिक सोच के रूप में भी हमेशा मेरी कोशिश रही है, मेरे दल की कोशिश रही है कि स्थापन के उद्देश्य को इस राज्य में पूर्णतः स्थापित करने की पहल हम लोग करते रहे हैं। और उसके कई मानक, उसको कभी एक लाइन से उद्देश्य को उल्लेखित भी नहीं किया जा सकता है। अलग अलग मानक में ये कोशिश हमेशा रही है कि यहाँ का परिचय स्थापित रहे, अमिट रहे। आज ये हर झारखंडी अगर खड़ा होकर सोचेंगे कि 2000 और 2000 के पहले की इस राज्य के लिए जो भावनाएं बनी थी, वो भावनाओं का वो प्लेटफॉर्म आज छोटा पड़ गया है। ये कॉमन स्टेट की तरह व्यवहार हो गया और चरित्र उसी तरह से सामने प्रभावी रूप से हावी हो गया। तो हमें ये बड़ा स्पष्ट करना होगा कि ये एक स्वाभाविक प्रदेश नहीं। झारखंड जब स्वाभाविक प्रदेश नहीं है, जैसे अन्य प्रदेशों का गठन हुआ है, भौगोलिक कारण से जो गठन हुआ है, वहाँ के पॉलिटिकल भी कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन झारखंड का तो शुद्ध रूप से एक लंबे समय से एक संघर्ष रहा है कि यहाँ का एक एक गांव का कस्बा लोग
इस राज्य के में अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ते रहें, अपनी पहचान के लिए लड़ते रहें। तो एक समृद्ध क्षेत्र जो अपने सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, संरचनाओं में पूर्ण रूप से समृद्ध है, यहाँ की व्यवस्थाएं भी उसी रूप से है। लेकिन जो वर्तमान में या फिर जब भी आप देखेंगे कि लोगों की सोच या जो यहाँ के अधिकारी, पॉलिटिकल लोगों की सोच जरूर निश्चित रूप से इस राज्य के विषयों पर चर्चा तक रही है, लेकिन उनको पूर्णतः स्थापित करने पर बाहर लोगों ने नहीं दिया, जोर नहीं दिया। इसलिए आज भी हर किसी के लिए प्रश्न बना हुआ है, और जहां जहां चूक हुई है उस पर लोग अपनी बातें और चर्चा करते हैं। आज फिर से वो दिन आया है, शुभ समय आया है कि आज से 2000 का वो दिन और आज 2021 में जब हम लोग खड़े हैं, तो खड़ा होकर हर किसी को थोड़ा सोचने का एक समय कल है कि वो सोचे कि हम अपने उद्देश्य में कहाँ हैं और कितना भटकावा गया और हम किस और आगे बढ़ गए हैं। तो अगर हम लोग सोचेंगे तो डिबेट बड़ा होगा, फिर विचारों का एक मिलाप हो सकता है, और जिनके हाथ में निर्णय लेने का अधिकार होता है उनको तो ज़्यादा इस विषय में सोचना चाहिए। और इस राज्य में हम सभी लोगों को, सभी को फिर से बैक टू रूट के उन विषयों पर फिर से हम लोग को आना पड़ेगा। और यही कड़वा सच भी है। डेवलपमेंट निश्चित रूप से, कभी कभी लोग बात करते हैं कि डेवलपमेंट के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, स्पर्धाएं बढ़ेंगी, सबके लिए ओपन सब चीज़ें करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने अपने अस्तित्व को बचाए रखा है, जिसने अपने राज्य के मूल्यों को संजो कर रखा है, वो राज्य डेवलप नहीं किया, ऐसा उदाहरण नहीं है। लोगों ने जरूर ऐसा प्रयास किया है। यहाँ का पॉलिटिकल आवभाव में ये विषय को जगह देना पड़ेगा और राजनीति में इस सोच को बड़ा करना पड़ेगा। राजनीति बड़ा दूसरे धारा में, चूंकि राजनीति इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोच पर मजबूर तो पॉलिटिकल लोग करेंगे। कभी इस राज्य के लिए लड़ने के लिए लोगों को, युवाओं को हम ही लोगों ने मजबूर किया कि हमें अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो ये हक के लड़ाई का वो वातावरण आज के दिन में थोड़ा बदल गया है और लोग इस प्रदेश से चाहने, इच्छाएं ज़्यादा रखने लगे हैं कि ये हमारा है, हमारे के लिए वो उद्देश्य की पूर्ति हो, ऐसा लोग सोचने लगे हैं। मुझे लगता है वृक्ष को बचाए रखना भी एक बड़ा चुनौती है। केवल वृक्ष का उपयोग हम देख रहे हैं कि अगर पेड़ है तो उसको लकड़ी के रूप में, या पेड़ है तो उसके फल के रूप में, उसके पुल के रूप में, उनसे जो आने वाले संसाधन जो तैयार हो रहे हैं उन विषय पर ही केवल मेरा केंद्रित होगा, तो मूल पेड़ जो विचार के रूप में है, जो राज्य के रूप में है, वो कहाँ से बच के रहेगा। फर्स्ट विधानसभा में भी आप थे प्रतिनिधि के तौर पे, आज भी हैं आप प्रतिनिधि के तौर पे। आप कह रहे हैं स्वाभाविक स्टेट नहीं है, लेकिन इस विकास की दौड़ में अन्य राज्यों की तरह ये भी दौड़ पड़ा। तो क्या इसके लिए ब्यूरोक्रेट को आप जिम्मेदार मानते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को जिम्मेदार मानते हैं, या किसी और को आप जिम्मेदार मानते हैं? देखो, डेवलपमेंट के मानक को बनाने में ही बड़ी भूल हो गई। यहाँ पर, हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट का मानक बड़ा ये है कि विकास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यही मानक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ही डेवलपमेंट मानते हैं। ऐसा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अलावे यहाँ का सामाजिक सोच, सामाजिक जो परिवेश है, समाज की जो व्यवस्था है, उसका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। तब जाके, तब नहीं तो प्रदेश छूट जाएगा, झारखंड छूट जाएगा। जरूर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऊंची बिल्डिंग, सड़क, ये सब चीजें आ जाएंगी, लेकिन मूल विषय झारखंड का वो पीछे छूटते जाएगा। तो उनके साथ, मैं हमेशा कह रहा हूँ, उनके साथ चलना है। और ये साथ चलने में ये चूक कहाँ भी आप जो बोल रहे हैं कि ये ब्यूरोक्रेट्स का है या फिर पॉलिटिकल लोगों का है या फिर अन्य किसी और किसी को दोष, मैं तो उसी नहीं मानता। मैं सबसे बड़ा ये कि पॉलिटिकल हेड होता है राजनीतिक रूप से, जो लोग आगे आते हैं, राजनीतिक सोच को इस प्रदेश के लिए नेतृत्व करने का अवसर पब्लिक से लेते हैं, ये सोच वहाँ व्याप्त है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। केवल नाम से या झारखंड नृत्य या झारखंड के होने मात्र से ये चीजें पूरा नहीं होती। झारखंडी सोच आप में व्याप्त है कि नहीं, झारखंडी सोच व्याप्त है नहीं, इसका सबसे बड़ा मानक होगा कि चूंकि आपके निर्णय, आपके कार्यक्रम, आपके कार्यकाल, ये पूरा आप देखेंगे, खंगालेंगे, तो चीजें बड़ा अलग अलग रूप से स्पष्ट होते जाएंगी। अभी आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बौद्धिक डेवलपमेंट दोनों को अलग अलग नापना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो कभी भी कोई भी राज्य कर सकता है, लेकिन जो संस्कृति को अपनी नहीं बचा पाया है,
जो अपनी पहचान को नहीं बचा पाया, वो स्टेट नहीं बचेगा। तो आप मान लीजिए किसी को दोषी नहीं मानते, लेकिन वर्तमान सरकार अभी कह रही है कि हम आदिवासियत को बचाने के लिए, हम झारखंडियत को बचाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का साथ नहीं मिल रहा। एक उदाहरण स्वरूप उन्होंने कहा कि हमने लैंग्वेज बैरियर लगाया जिससे यहाँ के लोगों को मौका मिलेगा। बोलना तुलना तो हम करेंगे ना कि किसको हम प्राथमिकता देंगे। बोले वो पिछली कई सरकार में आप एनडीए का हिस्सा रहे हैं कभी, तो एनडीए ने नहीं किया जो आज हम कर रहे हैं। आप ऐसा मानते हैं वो जो बोल रहे हैं हेमंत जी सच बोल रहे हैं? देखो, लैंग्वेज बैरियर मैंने लगाया तो लैंग्वेज बैरियर तो पहले भी था। पहले ये देखो कि लैंग्वेज किसने हटाया, बीच के समय में हटा भी। और केवल ये मात्र लैंग्वेज बैरियर को अगर केवल रख देने से आप नीचे से लोग आ जाएंगे और कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लोग लैंग्वेज सीखेंगे। आप जाते हैं बाहर काम करने के लिए, मान लो, तो आप लैंग्वेज सीखते हैं कि इंडिया से अगर बाहर गए तो अंग्रेजी अनिवार्यता हो जाती है। आप अगर अभी किसी स्पेन में चले जाएंगे तो वहाँ की भाषा अनिवार्यता हो जाएगी, ताकि आप क्या करें, इंटरेक्ट ज़्यादा कर सकते हैं, उनके नज़दीक ज़्यादा जा सकते हैं और अपना कुशल और कौशलता को दिखा सकते हैं। कि जब ये स्पर्धा बड़ी हो जाएंगी तो लोग आएंगे आपके रीजनल लैंग्वेज में। बहुत लोग आपसे ज़्यादा लोग इधर रीजनल लैंग्वेज में जुड़ गए हैं, लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, लोग पढ़ लेंगे, वहाँ योग्यता हासिल कर लेंगे। तब क्या करेंगे? आपको स्थायी रूप से दूरगामी कोई रास्ता निकालना चाहिए। दूरगामी रास्ता क्या हो सकता है, ये आपकी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। क्षणिक चीज़ें थोड़ा देर के लिए लोगों को लगेगा, लेकिन स्थायी रूप से जो आपने अपने कंसेप्ट में इन चीज़ों को रखा था, वो कंसेप्ट को पीछे आप छोड़ रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर बहुत तरह की चर्चाएं हो रही हैं और आप लोगों की सरकार पे भी आरोप लग रहा है, आप पे व्यक्तिगत आरोप भी लग रहा है, अर्जुन मुंडा जी पे भी आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने 5th शेड्यूल एरिया का पालन नहीं किया। राज्य में चुनाव तो कराए, पंचायत चुनाव, आज भी आप बोलते हैं हम गांव की सरकार चाहते हैं, हम ग्राम सभा को मजबूत चाहते हैं, लेकिन बोला जब हक देने की बारी आई तो फिर इलेक्शन करा दिया। और ये वर्तमान सरकार तो इलेक्शन भी नहीं करा रही, अभी कह रही अब जनवरी फरवरी में हम कराएंगे इलेक्शन पंचायत का। आप कैसे देखते हैं? देखो, एक बड़ा ही संकट है यहाँ। इस प्रदेश में लंबे समय से पंचायत चुनाव नहीं हुआ था। कई चीज़ें कई निर्णय के लिए लटकी हुई थी। हमने उसका एक रास्ता निकाला और पूरे लोगों ने, सभी लोगों ने, जहाँ ट्रेडिशनल एरिया है वहाँ के लोगों ने भी भाग लिया है। हम दोनों 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल के पूरे प्रारूप को हम पूर्णतः निश्चित रूप से वैसे क्षेत्र में लागू नहीं हो पाया है ग्राम सभा, लेकिन ग्राम सभा के वजूद को हम लोग छेड़छाड़ नहीं किए कभी। आप उसको देखेंगे, पंचायती राज जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था में कभी भी उससे छेड़छाड़ नहीं। जहाँ जहाँ राइट से, जहाँ अधिकार है पंचायती व्यवस्था में, ग्राम सभा में, जिनको जो मांडी की मुंडा प्रधान महतो जिनका भी एरिया में जिनको अधिकार मिला हुआ है, वो लोग निश्चित रूप से वहाँ लीड करते हैं। मुखिया पूरे गवर्नमेंट साइड के नेतृत्व, गवर्नमेंट साइड का जो भी सचिवालय स्तर से जो चीज़ें 14 फाइनेंस, 15 फाइनेंस या फिर जो अधिकार क्षेत्र उसके लिए दिया गया है, जिन विषयों, जिन विभागों का नेतृत्व का अवसर दिया है, उन विभागों को नेतृत्व करते हैं। ये चीज़ें कंटिन्यू होनी चाहिए। शायद झारखंड की व्यवस्था इसी रूप से है। पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था, ये पंचायती चुनाव मात्र ये चुनाव नहीं है, ये गांव के नेतृत्व को उभारने का एक अवसर है। साथ ही साथ झारखंड को, झारखंड के नज़दीक, उसके परिचय के नज़दीक ले जाने का भी अवसर है। आप 1 साल से किसी न किसी बहाने से टाल रहे हैं, आपकी नीयत स्पष्ट नहीं है। आप जिस व्यवस्था को बनाना चाहते हैं वहाँ अगर आप आने के बाद पंचायती राज व्यवस्था में अधिकार आपने दिया ही नहीं, अभी तक 14 और 15 फाइनेंस से बाहर गाँव को राजस्व ग्रहण करने का गाँव पंचायती व्यवस्था एक 3rd लेयर व्यवस्था है, जहाँ पर उसको खुद से खुद का राजस्व तैयार करना है। जैसे हमारा पार्लियामेंट का अपना सोर्स है, जैसे असेंबली का अपना सोर्स है, उसी तरह ग्राम व्यवस्था का भी अपना सोर्स है। आपने इसको रिसोर्स में लाया ही नहीं। पिछली गवर्नमेंट ने तो रिसोर्स का अधिकार दिया था कि पंचायत स्तर पर जो भी रेवेन्यू आएगा वो रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा पंचायत में रहेगा। आपने उसको तोड़ दिया। 1.5 साल से जो रेवेन्यू के लिए आपने श्वेत पत्र जारी किया, ये श्वेत पत्र का कहाँ गया, कहाँ है आप? ये रेवेन्यू आपने कहा कि भाई हमारे पास संसाधन नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, मैं आज वर्तमान राज्य के कोष पर एक श्वेत पत्र जारी कर रहा हूँ। आप देखो इस राज्य का बड़ा राजस्व कहाँ से आता है? गांव से आता है, विरोध से आता है, खान संपदा से आता है। गांव में पड़ने वाले खान संपदाओं पर 1.5 साल से अभी तक, जब तक उसका टेंडर ना हुआ है तब तक अभी ये कौन इस राजस्व को ले जा रहा है? इसके लिए कौन दोषी है
क्या गांव से बालू का उठाव नहीं हो रहा है, पत्थर का कटाव नहीं हो रहा है, कोयला उठ के नहीं जा रहा है? ये रिसोर्स जा कहां रहा है? इसका हक किसको मिल रहा है? क्या पंचायतों को इसका हक मिल रहा है आपके राज्य में? यदि पंचायतों को इसका हक से कोई वंचित किया तो आपने किया है। 60% इसका एक हिस्सा वहां जाता था। आपको 14 फाइनेंस के लिए राज्य सरकार के पास उसको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, किसी डीसी या फिर विभाग के सामने उनको हाथ फैलाकर अपने लिए रिसोर्स मांगने की जरूरत नहीं थी। उनके पास खुद का रिसोर्स होता, ग्राम सभा निर्णय लेती और अपना काम करता, ये अधिकार चाहिए था। लेकिन सरकार तो कह रही है कि अब कोरोना काल था जिसकी वजह से 2 बार एक्सटेंशन हुआ, और दूसरी बात आप जैसे कह रहे हैं डीएमएफटी का फंड या बालू का या जो स्थानीय वहाँ के खनिज, बड़ा एक तो केंद्र से पैसा नहीं आता, अगर वो भी सिर्फ पंचायतों के भरोसे छोड़ दिया जाए तो पूरे राज्य को एक साथ कैसे लेके जाएंगे? ऐसे कई पंचायत है जहाँ उसका अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं है पैसे का, तब तो इन फॉर्म ग्रोथ नहीं होगा। हाँ, आपकी पॉलिसी तो तैयार करो। जहाँ जीरो है, जीरो बालू में भी बालू के केवल बालू, हर जगह पर रिसोर्स है। आप जमीन भी एक रिसोर्स है। शहर के अंदर, शहर में आप रिसोर्स कैसे तैयार करते हैं? आप प्लॉटिंग कैसे करते हैं? नक्शा कैसे पास करते हैं? अगर ये सिस्टम बन जाए तो गांव भी बन जाएगा। हाँ, आप में सोच है कि नहीं, ये बहुत मायने है। और अगर सोच ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रिसोर्स तो तैयार किया जाता है साहब। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ रिसोर्स नहीं है कि दान पर चलता है क्या? एक आखिरी सवाल है, जब केंद्र सरकार ने अब ये निर्णय ले लिया है कि बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पे मनाया जाएगा, सुदेश महतो कैसे देखते हैं? वो सुदेश महतो जिनको कभी सेंट्रल हॉल में बिरसा मुंडा की माल्यार्पण का परमिशन नहीं मिल पाया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे बीजेपी पे आरोप लगता आ रहा है कि इवेंट करती है ज़्यादा, तो वो भी इसको एक इवेंट के तौर पर देखें जो राज्य सरकार आरोप लगा रही है। करिए अगर वाकई में जनजातियों का भला चाहते तो एनडीए हमको सरना धर्म कोड दे देती, हम अलग आइडेंटिटी हमको मिल जाता। बतौर सुदेश महतो इस निर्णय को किस रूप में देख रहे हैं? देखो, मैं पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ भारत सरकार के निर्णय का, कि मैं ये नहीं देखने जा रहा हूँ कि आपने कब और किस परिस्थिति में दिया है, लेकिन ये कि झारखंड के गौरव को राष्ट्रीय पटल पर आपने स्थापित किया है। एक हमारे जो अबो आदिशुम का नारा देने वाले, जो हमारे हक और अधिकार की बात करने वाले, एक इस भूमिपुत्र को, जिसको हम लोग हमेशा कहते हैं कि जिनका नाम भगवान के समकक्ष रखा गया है, ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे लीडर को देशव्यापी स्थापित होने का एक अवसर मिला है। पूरे अन्य राज्यों में भी इस राज्य के इतनी बड़ी जो लीडरशिप का गाथाओं पर लोग भार देंगे, जोर देंगे, और पूरा भारत इनकी कृतियों से रूबरू होगा। ये एक हमारे लिए गौरव का क्षण है। और अगर इससे बाहर आउटलुक, अगर राजनीतिक रूप से जो चर्चाएं और बात करते हैं लोग कि कहीं पास हो गए, कहीं फेल हो गए, कहीं पीछे ना हो जाएं, शायद इस गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि इस काम में हम पीछे छूट गए, हम नहीं कर पाए, ऐसा सोच रहा है। मैं हमेशा, आपको याद होगा, आपने इसको दोहराया कि मैं लोकसभा में इनकी मूर्ति पर माल्यार्पण के लिए अधिकार मांगा था, वो हमें नहीं करने दिया। आज भी हमको टीस है, जब हम लोग उस दिन, आज के दिन पे हम लोग दिल्ली में थे, हम लोग का एक इस क्षेत्र के स्पेशल स्टेटस को लेकर हमारा कार्यक्रम था, और उस दिन हम चाहते थे कि मैं दिल्ली के अंदर माल्यार्पण करूँ, नहीं कर दिया था। आज भी वो बातें हमको छूती है, और आज गौरव है कि भगवान बिरसा मुंडा जी को इस रूप से स्थापित करने का भारत सरकार ने प्लान बनाया है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो सुदेश महतो इस अब पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं कि वाकई में झारखंड का कौन विकास किया, नहीं हुआ तो कौन दोषी है। वो बोल रहे हैं वाकई में अब ये सोचने की ज़रूरत है, और बहस इस मुद्दे पर होना चाहिए कि क्या बाकी अन्य राज्यों की तरह इसको जनरल स्टेट मानकर कहीं हम उस ओर तो दौड़ नहीं लगा दिए हैं, जो हमारा रास्ता गलत है, उस पर चर्चा होना चाहिए। तब झारखंड और झारखंडियत दोनों बची रहेगी। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share and